सोचो, अगर कल सुबह तुम नींद से जागो और अचानक तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुमने अपनी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी माना है, जिसे सही समझा है, जिसे गलत कहा है, जिसे फॉलो किया है, वह सब कुछ अपने आप स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं हुआ था। सोचो, अगर तुम्हारी सोच, तुम्हारी राय, तुम्हारे फैसले धीरे धीरे इस तरह तुम्हारे सामने रखे गए हों कि तुम्हें कभी शक करने की जरूरत ही ना पड़ी हो। अगर हर चीज इतनी सामान्य लगती रही हो कि तुम्हें यह महसूस ही ना हुआ हो कि कोई तुम्हारी सोच की दिशा तय कर रहा है। यह विचार इंटरनेट से पैदा नहीं हुआ। यह सोच सोशल मीडिया, रील्स और शॉर्ट्स से बहुत पहले मौजूद थी। यह सोच किताबों में लिखी गई थी। यह सोच पुराने खतों में दर्ज थी। यह सोच उन गुप्त चर्चाओं में थी जो कभी आम लोगों के लिए लिखी ही नहीं गई। साल था 1776। जगह यूरोप। उस समय पूरी दुनिया राजशाही और चर्च की ताकत के बीच जकड़ी हुई थी। इसी दौर में एडम वाइशॉप्ट नाम का एक प्रोफेसर था जो यह मानता था कि सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन बंदूक नहीं होती, तलवार नहीं होती। सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन सोचने की आजादी होती है। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि वाइशॉप्ट वोल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों से प्रभावित था। उसका मानना था कि जिस दिन लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, उसी दिन वे आसानी से नियंत्रण में आ जाते हैं। इसी विचार से ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की शुरुआत होती है। शुरुआत में यह कोई डरावना या हिंसक समूह नहीं था। इतिहासकार लिखते हैं कि इसके सदस्य शिक्षक थे, वकील थे, सोचने समझने वाले बुद्धिजीवी लोग थे। उनका उद्देश्य था अंधी सत्ता पर सवाल उठाना। लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि इतिहास हमेशा यह दिखाता है कि सत्ता को सवाल बिल्कुल पसंद नहीं होते। जैसे ही शासकों को यह पता चला कि एक ऐसा समूह मौजूद है जो लोगों को सोचने की आदत डाल रहा है, यूरोप की सरकारें डर गईं। इल्यूमिनाटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतिहास की किताबें यहां तक की कहानी पर सहमत हैं, लेकिन किताबें यह भी बताती हैं कि प्रतिबंध लगने के बाद इसके सदस्यों का पूरा रिकॉर्ड कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। कौन कहां गया, कौन किस ओर समूह में शामिल हो गया, कौन पूरी तरह चुप हो गया। जब इतिहास के पन्नों में खाली जगह रह जाती है तो कहानियां जिंदा रह जाती हैं। 1797 में जॉन रॉबिन्सन की किताब प्रूफ्स ऑफ ए कंस्पिरेसी प्रकाशित होती है। इस किताब ने पहली बार यह विचार सामने रखा कि ताकत सिर्फ एक जगह नहीं होती, ताकत नेटवर्क के रूप में काम करती है। यहीं से इल्यूमिनाटी सिर्फ एक समूह नहीं रहती, एक विचार बन जाती है। समय आगे बढ़ता है, औद्योगिक क्रांति आती है, कारखाने, भीड़, शहर, और यहीं से सत्ता का स्वरूप बदलता है। अब नियंत्रण का मतलब सिर्फ राज करना नहीं होता, अब मतलब होता है लोगों की सोच को दिशा देना। मीडिया जन्म लेता है, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, और फिर आता है एडवर्ड बर्नेज, जनसंपर्क यानी पीआर की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। अपनी किताब प्रोपेगेंडा 1928 में वह खुलकर लिखता है कि आम लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से फैसले लेते हैं। यह कोई साजिश की किताब नहीं है, यह विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली किताब है। और जब लोग यह पढ़ते हैं तो एक सवाल उठता है, अगर लोगों की राय बनाई जा सकती है तो लोकतंत्र को भी आकार दिया जा सकता है। इसी बीच जॉर्ज ऑरवेल लिखते हैं 1984। वह बताते हैं कि बिग ब्रदर कोई इंसान नहीं, एक व्यवस्था है। फिर एल्डस हक्सले लिखते हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जहां नियंत्रण डर से नहीं, आनंद से किया जाता है। आज की दुनिया में जब लोग डर और मनोरंजन को साथ साथ चलते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये लेखक चेतावनी दे रहे थे। शीत युद्ध के समय प्रोपेगेंडा खुलकर इस्तेमाल हुआ। यह सब समाचारों में दर्ज है, लेकिन लोग मानते रहे कि हेरफेर सिर्फ दूसरे देश करते हैं, जब तक 2013 में एडवर्ड स्नोडन सामने नहीं आता दस्तावेजों के साथ। जन निगरानी, फोन कॉल्स, ईमेल, डेटा, यह कोई कल्पना नहीं थी, यह पूरी दुनिया की खबर थी। और यहीं पर बहुत से लोगों के लिए इल्यूमिनाटी मजाक नहीं रह जाता। फिर आता है कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाला, फेसबुक डेटा, व्यवहार की भविष्यवाणी, चुनावों पर प्रभाव, अदालतें, समाचार रिपोर्टें। और तब लोग समझने लगते हैं कि अगर डेटा से वोट बदले जा सकते हैं तो सोच बदलना कितना आसान होगा। आज सत्ता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सत्ता का मतलब है ध्यान। जिस पर तुम ध्यान देते हो वही जीतता है। इसलिए जब मशहूर लोग एक जैसे चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, एक जैसे इशारे दोहराते हैं, तो लोग सवाल करते हैं। कोई कहता है संयोग, कोई कहता है मार्केटिंग। सच शायद कहीं बीच में होता है, लेकिन प्रभाव असली होता है।
और जब पत्रकार सिस्टम की असहज सच्चाइयां लिखते हैं और फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं तो लोग उसे इल्यूमिनेटी कह देते हैं। ये सबूत नहीं है, लेकिन ये एक पैटर्न है। आज जब तुम फोन खोलते हो, एल्गोरिदम पहले तय करता है कि तुम क्या देखोगे। तुम्हें लगता है तुम आजाद हो, लेकिन तुम्हें दिशा दी जा रही है। ये बात साजिश की किताबों में नहीं, तकनीकी कंपनियों के दस्तावेजों में लिखी है। यहीं पर इल्यूमिनेटी एक रूपक बन जाती है, एक नाम उस अदृश्य ताकत का जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। और शायद सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि इल्यूमिनेटी मौजूद है या नहीं, सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर वह मौजूद होती तो हमें कभी पता ही न चलने देती। सोचो, अगर तुम दुनिया को नियंत्रित करते तो क्या तुम लोगों को डराते या उन्हें व्यस्त रखते? स्क्रॉल करते हुए व्यस्त, लड़ते हुए व्यस्त, एक दूसरे से नफरत करते हुए व्यस्त, इतने व्यस्त कि वे कभी ऊपर देखकर सवाल ही न पूछें। और अगर नियंत्रण सच में काम कर रहा हो तो कोई नहीं कहेगा मैं नियंत्रण में हूं, सब कहेंगे मैं आजाद हूं। शायद इसीलिए इल्यूमिनेटी के नाम पर हमेशा भ्रम बना रहता है, क्योंकि असली चीज कभी साफ नाम से नहीं आती। असली चीज सामान्य लगती है। तुम्हारा फोन, तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, सब तुम्हारा लगता है, लेकिन शायद सिर्फ लगता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अलग हूं, मैं समझ गया हूं, तो शायद यह भी पहले से गणना में था। क्योंकि सिस्टम को सबसे बड़ा खतरा अंधे लोगों से नहीं होता, खतरा उन लोगों से होता है जो सोचते हैं कि वे जाग चुके हैं। हो सकता है इल्यूमिनेटी कभी एक समूह रही हो सकता है कभी रही ही ना हो, लेकिन हो सकता है अब उसकी जरूरत ही ना हो। क्योंकि जब लोग खुद ही वही सोचने लगते हैं जो उनसे अपेक्षित है, तो नियंत्रण के लिए किसी गुप्त बैठक की जरूरत नहीं पड़ती। और अब एक आखिरी सवाल, तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्या ये सच में तुम्हारी पसंद थी, या यह भी सिर्फ एक कदम था तुम्हें यहां तक लाने के लिए? और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं सुरक्षित हूं, मैं बस देख रहा हूं, तो शायद सबसे पहले तुम ही गलत हो। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ बताने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां सिर्फ यह जांचती हैं कि कौन सुन रहा है। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।